यूपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे इसी वीडियो में आपके प्रश्नावली 1.1 के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको आसानी से पता चलेगा कि कैसे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे यूपी बोर्ड क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूपी बोर्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी को भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। प्रश्न एक में बच्चों हमसे पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमें बताना है शून्य जीरो जो है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं। फिर बताना है क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है, q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर इसका उत्तर देंगे हम। वास्तविक संख्याओं का ये वर्गीकरण हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा था। तो यदि आपने हमारा अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। बच्चों, आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो बच्चों, हमने वहां पढ़ा था कि ये जो शून्य होता है वो पूर्ण संख्या का ही एक रूप होता है और पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक का एक रूप होता है और पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या का रूप होता है। इसका मतलब शून्य जो है वो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है और पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या होती है हमारी। अब हम चलते हैं प्रश्न पर वापस। तो हमने देखा शून्य जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब जो है शून्य एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया हमारा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमसे कहा गया है क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम p बटे q के रूप में अवश्य लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है। तो हम p और q के रूप p बटे q के रूप में लिख देते हैं शून्य को। तो p को हमें शून्य मानना पड़ेगा, q का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। तो शून्य बराबर हम लिख सकते हैं p बटा q बराबर जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3, 0/-2। ये सब क्या है, जीरो ही होंगे, शून्य ही होंगे। तो हमने शून्य को या कहते हैं जीरो को p बटे q के रूप में लिख दिया। तो ये हो गया हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। प्रश्न दो में हमसे कहा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, इसका हल देख लेते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें एक p लेना होगा। p क्या होता है, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, यहाँ पर 6 ज्ञात करनी है तो उससे एक ज्यादा, तो 6 में एक जोड़ दिया हमने तो आ गया 7। तो p आ गया बच्चों हमारा 7। ठीक है, तो p का मान आ गया 7। अब क्या करेंगे, हम जो दोनों संख्याएं हैं उसमें p बटे p से गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या है हमारी 3, तो 3 में हम गुणा कर देंगे p बटे p का। p कितना है 7, तो p बटे p कितना होगा 7/7। तो 3 में गुणा हो जाएगा 7/7 का। 3 में गुणा 7 का होगा तो ऊपर आ जाएगा 21, बटे में आ जाएगा 7। अब जो दूसरी संख्या है उसमें भी ऐसे ही करेंगे, p बटे p का गुणा कर देंगे। दूसरी संख्या है 4, तो 4 में p बटे p का गुणा करेंगे। p कितना है 7, तो 7/7 का गुणा होगा 4 में। 4 में 7 का गुणा होगा तो ऊपर आ जाएगा 28, बटे में आ जाएगा 7। अब बहुत ही आसान तरीका है। अब क्या करना होता है, हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो लिख दिया ऊपर 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करेंगे, जो पहली संख्या थी उसके अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे। तो 21 में एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 22, बटे में 7 ही रहेगा सब में। ठीक है, तो बटे की बात नहीं करते हैं, बटे में सब में 7 रहेगा, बस अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे। तो 21 में एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 22, तो आ गया 22/7। फिर 21 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 21 धन 2 यानी कि 23, बटे में तो 7 ही रहेगा। फिर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 21 धन 3 हो जाएगा 24, बटे में 7 है ही। फिर 21 में 4 जोड़ेंगे तो 21 धन 4 आ जाएगा 25, बटे में 7 है। फिर 21 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 21 धन 5 बराबर 26, बटे में 7 है ही। फिर 21 में 6 जोड़ेंगे तो 21 धन 6 आएगा 27, बटे में 7। तो इस तरह से हमने 6 संख्याएं निकाल ली।
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में। देखो 3 को हमने लिखा था 21/7, तो अगली परिमेय संख्या आई 22/7, फिर आई 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7। 4 क्या हो गया था 28/7, तो वो उसका अगला हो गया। तो हमने इस तरह से 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली 3 और 4 के बीच में। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। प्रश्न 3 में बच्चों हमसे कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल प्रश्न 2 की तरह ही है, बिल्कुल प्रश्न 2 की तरह ही इसको हम हल करेंगे। तो कितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है 5। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक p ज्ञात करते हैं जो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक होता है। तो p यहाँ पर होगा हमारा 5 धन 1 यानी कि 6। तो p आ गया 6। अब क्या करेंगे पहली और दूसरी दोनों संख्याओं में p/p से गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या है 3/5, तो उसमें p/p से गुणा कर देंगे। तो 3/5 गुणा p/p लिख दिया हमने। p है 6, तो 3/5 गुणा p/p हो जाएगा 6/6। अब इसको गुणा कर लेते हैं, हल नहीं करना है गुणा करना है। 3 गुणा 6 हो जाएगा 18, बट्टे में 5 गुणा 6 हो जाएगा 30। अब 4/5 के साथ भी यही ऑपरेशन कर लेते हैं। तो 4/5 का गुणा कर देंगे हम p/p से। तो अब p कितना है 6, तो p/p हो जाएगा 6/6। तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा 6/6। अब ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे तो 4 गुणा 6 हो जाएगा 24, बटे में 5 गुणा 6 हो जाएगा 30। अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बीच में, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब बहुत आसान है, जो पहली संख्या है उसके अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे। तो 18 और हर जो है सबका 30 ही रहेगा, हर सबका बराबर ही रहेगा 30। देखो दोनों संख्याओं में भी हर 30 है, तो यहाँ पर भी हर 30 रहेगा। तो हर जो है 30 रहेगा, ठीक है, हर में कोई अंतर नहीं आएगा। अंश में एक जोड़ते चले जाएंगे, तो 18 है अंश, उसमें एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, तो हो गया 19/30। दूसरी परिमेय संख्या के लिए 18 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20/30। तीसरी संख्या के लिए 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 धन 3 हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21/30। चौथी संख्या के लिए 18 में 4 जोड़ देंगे तो 18 धन 4 हो जाएगा 22/30 है ही। पांचवी संख्या के लिए 18 में 5 जोड़ देंगे तो 18 धन 5 हो जाएगा 23/30 पहले से ही है। तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर बच्चों। क्या उत्तर है हमारा? 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 परिमेय संख्याएं हैं और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे यूपी बोर्ड क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूपी बोर्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी को भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। प्रश्न 4 में 3 भाग हैं, हमें तीनों भागों को हल करना है। क्या है प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो 3 कथन दिए गए हैं नीचे और हमें बताना है कि वो कथन जो है सत्य हैं या असत्य हैं, सही है या गलत है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और हमें यह भी बताना है कि वो कथन क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। तो आइए चलते हैं प्रश्न 4 के पहले भाग पर, जिसमें हमें कथन दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको समझ लेते हैं पहले कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। तो अगर आपने हमारे अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। तो अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने देखा था कि जो पूर्ण संख्या होती है वो या तो शून्य होती है या प्राकृत संख्या होती है। तो हमने वहां देखा था कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या का ही एक उदाहरण है। जब जो भी प्राकृत संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी ही होगी, परंतु जो पूर्ण संख्या होगी वो जरूरी नहीं है प्राकृत संख्या हो, वो शून्य भी हो सकती है। और प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक का ही दूसरा नाम है। तो पूर्ण संख्या या तो शून्य होगी या प्राकृत संख्या होगी, परंतु प्राकृत संख्या जो है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न पर वापस। तो प्रश्न है हमारा, कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी हमने देखा कि हाँ, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या का ही एक रूप है।
सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या शून्य भी हो सकती है। तो ये कथन तो सही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है कि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं और शून्य भी होता है। ये हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ा था। तो कथन 1 तो हो गया सत्य। अब चलते हैं हम प्रश्न 4 के कथन 2 की तरफ। प्रश्न 4 में हमें दूसरा कथन दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो चलते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं पूर्णांक की और पूर्ण संख्या की, फिर इस कथन का उत्तर देंगे हम। तो बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने ये वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। अगर आपने हमारा अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पूर्णांक होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी। इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक जो है या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी, परंतु जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा पूर्णांक का ही एक रूप है, या ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो हमेशा पूर्णांक होते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर वापस। यहाँ हमने समझ लिया कि पूर्णांक जो है या तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे या पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक जरूरी नहीं है हमेशा पूर्ण संख्या ही हो, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। चलते हैं प्रश्न की तरफ वापस। प्रश्न में कथन है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी हमने समझा कि प्रत्येक पूर्णांक जो है या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णांक हमेशा पूर्ण संख्या हो, वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो कथन दिया गया है ये असत्य है। तो एक उत्तर हो गया हमारा कि कथन तो असत्य है। अब इसको अपना कारण दे देते हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो भी एक पूर्णांक होता है और वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, पूर्णांक का एक प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या ही हो। उदाहरण के माध्यम से समझे तो -2 जो है वो एक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कथन तो असत्य है हमारा, तो एक उत्तर हो गया हमारा असत्य है। अब चलते हैं हम प्रश्न 4 के कथन 3 की तरफ। प्रश्न 4 में हमें बच्चों कथन दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं हम परिमेय संख्या की और पूर्ण संख्या की, फिर हम इस कथन का उत्तर देंगे। बच्चों, हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में ये वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। तो अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो वहां हमने पढ़ा था अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में, जो परिमेय संख्या होती है या तो वो पूर्णांक होती है, शांत होती है या अनुसानी आवर्ती होती है। और जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं या पूर्ण संख्या होते हैं। तो परिमेय संख्या तो पूर्णांक हो सकती है, और पूर्णांक होगी तो या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगी या पूर्ण संख्या होगी, या फिर परिमेय संख्या जो है शांत होगी या अनुसानी आवर्ती होगी। तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं है पूर्ण संख्या ही हो, परिमेय संख्या ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है और अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या है तो वो पूर्ण संख्या ही हो। अब चलते हैं हम प्रश्न पर वापस और फिर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कथन को दोबारा पढ़ लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी अभी हमने देखा प्रत्येक परिमेय संख्या जरूरी नहीं है पूर्ण संख्या हो, वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, वो शांत भी हो सकता है, वो अनुवासानी आवर्ती भी हो सकता है। तो इस कथन का उत्तर मिल गया, ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या ही हो, वो एक अलग प्रकार की भी हो सकती है, वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, वो शांत दशमलव प्रसार भी हो सकता है और अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। तो कथन तो असत्य है। उदाहरण दे देते हैं हम, जैसे कि 1/3 जो है वो परिमेय संख्या तो है, परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और जब भी आप
YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो। और बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।